हेलो स्टूडेंट्स। आज का टारगेट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन होगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते वक्त फाइनल आंसर में इंटीग्रेशन की मदद से पहुंचेंगे। देखो पॉइंट एग्जैक्टली क्या होता है कि कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट फॉर्म के लिए ट्रू होता है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट के लिए। तो कभी भी कूलम्स लॉ ऐसे नहीं देगा कि लाइन चार्ज के लिए निकालो। मतलब एक जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि मैं तुमको बोलूं एक बड़ी सी बॉडी है, बॉडी ए, बॉडी बी पे कितना, अगर दोनों पे चार्ज रख लो, बॉडी ए और बॉडी बी पे चार्ज रख दो, तो दोनों में कितना इंटरेक्शन होगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। आप जो कूलम्स लॉ पढ़ते हो वो सिर्फ एक पॉइंट चार्ज से दूसरे पॉइंट चार्ज तक होता है। मतलब अगर मुझे किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे किसी दूसरे बॉडी से फोर्स देखना होगा, तो इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम लेना पड़ेगा, तब मुझे पता चलेगा यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है बाय दिस बॉडी। और ऐसे ही सबके लेना पड़ेगा और फिर उन सबका रिजल्टेंट वेक्टर सम लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हमें कूलम्स लॉ आ गया कि वो सिर्फ पॉइंट फॉर्म के लिए वैलिड होता है, तो हम समझ सकते हैं कि वो डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें अलग से निकालना पड़ेगा। हमको ये कूलम्स लॉ से क्यों नहीं मिल पाता। अब देखते हैं क्या। सबसे पहले वाला जो केस है वो काफी सिंपल है, बट मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आखिरी में जो रिजल्ट आया आप सही में याद कर लो। देखते हैं। सबसे पहले हम लोग वाला जो केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लाइन चार्ज एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच फ्रॉम द लाइन। मतलब हमारे पास एक लीनियर सी चार्ज है। सपोज इसको एक्स एक्सिस पे मान लो कि ये एक्स एक्सिस पे एक लाइन चार्ज पड़ा हुआ है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, जैसे मान लो इस पूरे वायर की लेंथ एल होती और इस पे टोटल चार्ज क्यू होता, तब लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसकी यूनिट सिंपली कूलम पर मीटर है। अब देखो हमारा टारगेट क्या है कि इस पूरी लाइन से इस एच दूरी पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच पे, हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखो हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जिसमें हम सिंपली इतना मान रहे हैं। अरे कहने का मतलब आप ऐसे सोचो कि एक लाइन चार्ज है, उससे एच दूरी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अभी तुम्हें ये नहीं पता कि ये ई पैरेलल क्या है, ई परपेंडिकुलर क्या लिखा है, ये ई क्या है। सिंपली तुमको निकालना है कि अगर मैं यहाँ एक कूलम रख दूं तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा बाय दिस लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ऐसे सोच लिया करो, किसी गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो वहां पे एक कूलम रख दो और उस पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स देख लो। मतलब इस पॉइंट पे इस एक कूलम पे ऐसे ऐसे कितने सारे इंडिविजुअल फोर्सेस लगते हैं स्मॉल स्मॉल चार्ज की वजह से। इन सब का हमको वेक्टर सम लेना है, तब हमें पता चलेगा यहाँ पे कितना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी हम लोग करेंगे क्या, हम लोग को इस लाइन चार्ज से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। हमारा टारगेट बस समझ आया क्या, वो टारगेट इज वेरी सिंपल, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा पॉइंट पी पे। हम इसके लिए नेक्स्ट पन्ने पे आते हैं। हमने क्या देखा, अगर हम किसी एक छोटे से चार्ज dq को इमेजिन कर लें, इस लाइन पे, इस लाइन पे एक चार्ज dq को इमेजिन कर लें जो छोटी सी लेंथ dx रखता हो, ताकि अगर हमें ये पता है कि लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर एक वायर पे चार्ज q है और लेंथ l हो, तो लेमडा हमारा था q बाई एल। तो मान लो मुझे किसी छोटी सी लेंथ dx पे निकालना हो, तो ये जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो हर जगह सेम रहेगी। तो इस पे चार्ज कितना है, अगर मैं मान के चलूँ यूनिफॉर्म चार्ज है, तो सिंपली मैं क्या कर देता कि हाँ लेमडा इंटू डी एक्स, और ये चीज हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा है तो डी क्यू चार्ज
जो है वो dx लेंथ पे होगा, मतलब यहाँ पे मैंने लेंथ इमेजिन की है dx, दिस स्मॉल लेंथ इज dx। एक सेकंड, हाँ। मतलब ये जो लेंथ है हमने dx एज्यूम की, और dx पे कितना चार्ज आया, dq। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इमेजिन करो कि एक पॉइंट चार्ज हमारा dq था, और वो हमने निकाल लिया लैम्डा dx। अब जस्ट सिंपली वन थिंग एट ए टाइम लो, और सोचो इस dq चार्ज से उस पॉइंट E पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती। और सिंस अगर हम इसको dq की वजह से बोल रहे हैं तो इसको d बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है किसी 1 कूलम्ब पे लगने वाला फोर्स। तो हमेशा पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन होता, तो ये ऐसे जाते हैं। वही फोर्स हमने डी के फॉर्म में यहाँ दिखा दिया है। अगर हम लोग कुछ चीजों पे ध्यान दें तो यहाँ पे हमने कुछ नाम रखा है। इस पॉइंट का नाम पी रखा है, इसका नाम ओ रखा है, इसका नाम आप कुछ मान लो, जैसे स्मॉल क्यू मान लो। हमने स्मॉल क्यू माना था, सॉरी कैपिटल क्यू। और फिर अगर इसी जगह जाके मैं इस ट्रायंगल के अंदर कुछ बातें ऑब्जर्व करता हूँ, जैसे इन ट्रायंगल ओपी क्यू आप ऑब्जर्व करोगे कि देखो यहाँ से लेकर जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और जिस एलिमेंट की वजह से, डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इन दोनों के बीच की दूरी को मैं आर बोल देता हूँ। तो मुझे आर की वैल्यू मिल जाएगी सेक थीटा एच। अगर आपको सिंपली कॉस थीटा भी आता है बेटा, तो आप जानते हो कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अगर तुम उस ट्रायंगल में देखोगे तो सिंपली इट विल कम एज एच बाई आर। जस्ट आइडेंटिफाई, देखो आर क्या है, हाइपोटेन्यूज है बेटा। तो यहाँ से आप आराम से निकाल सकते हो कि आर की वैल्यू एच बाई कॉस थीटा यानी एच सेक थीटा आ जाएगी। अच्छा, इसी ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से टेन थीटा निकालोगे, टेन थीटा, तो टेन थीटा विल बी एक्स बाई एच। तो एक्स इक्वल टू एच टेन थीटा आ जाएगा। उसके बाद दोनों तरफ थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू एच सेक स्क्वायर थीटा। तो इससे हमें dx की वैल्यू मिल जाएगी h सेक स्क्वायर डी थीटा। अब हमने ये सब वैल्यू क्यों निकाली, चलो ध्यान दो हमने क्या क्या निकाला अभी। हमने पहले निकाला कि हमारा r कितना आएगा, फिर हमने निकाला हमारा dx कितना आएगा, और फिर इन दोनों को हमने नोट कर लिया अच्छे से। मैं r की वैल्यू बोल देता हूँ h सेक थीटा, dx की वैल्यू बोल देता हूँ h सेक स्क्वायर डी थीटा। अब देखो बेटा होगा क्या, मैंने इस छोटे से dq एलिमेंट से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। ये देखो वेक्टर आ गया मेरे को। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इस तरफ जाएगा उस एलिमेंट की वजह से। मैंने इस एंगल को थीटा माना। तो बेटा आप देख रहे होगे कि अगर मैं डीई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं, तो बेटा मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा जो पॉइंट चार्ज की वजह से होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के हमारा के था और क्यू हमारा डी क्यू था। डी क्यू क्या था, लेमडा इंटू डी एक्स। लेमडा को लेमडा लिख दिया, और डीएक्स को आपने जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है वो पुट कर दिया। हमारा अपने आप डी क्यू की जगह आ गया लेमडा एच सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। हमारी जो आर की वैल्यू है वो हमने यहाँ पे निकाल ली थी पॉइंट नंबर 1 पे, एच सेक थीटा। और जैसे ही तुम पुट करोगे तुम्हें डी का मैग्नीट्यूड ऐसा मिल जाएगा। बट दिमाग में सोचना कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड हमें इतना मिल गया। अब मैंने क्या किया बेटे, जैसे कि हम लोग जनरल कन्वेंशन होता है, इस तरफ आई मान लो और इस तरफ जे। ये सारी बातें वैसे मैंने पहले लिख रखी हैं, बट अब मान लो इस तरफ आई है, इस तरफ जे। तो आपका जो डी को अगर रिजॉल्विंग द कंपोनेंट से करें तो डी कॉस थीटा जी की डायरेक्शन में आ गया, और डी साइन थीटा माइनस आई डायरेक्शन में आ गया, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब अगर मुझे पता है कि मेरी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऐसे ही सारे डी वेक्टर्स को जोड़ के निकलेंगे। देखो बेटा, जब वेक्टर की इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको बचपन से पता है कि अगर कोई आई की डायरेक्शन में कोई जे की डायरेक्शन में है, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि आई प्लस जे टू होगा। जबकि इंटीग्रेशन का एक सिंपल सा मतलब होता है सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन, मतलब 2 + 2 जोड़ के 4 करना होता है। बट जो वेक्टर होता है, हमें पता है वेक्टर आई वाला आई में जोड़ता है। अगर हमने सिंपल वेक्टर एडिशन भी पढ़ी थी तो आई वाला आई में जोड़ेगा, जे वाला जे में जोड़ेगा। तो इसीलिए
जब डीई को मुझे टोटल एज ए इंटीग्रेट करना है तो पहले मैं जानबूझ के उसको कंपोनेंट फॉर्म में लिख लूंगा, इसको तोड़ के डी कॉस थीटा जे की तरफ और डी साइन थीटा माइनस आई की तरफ, और फिर इंटीग्रेट करूंगा तब अपने आप जे वाला जे से जुड़ जाएगा और आई वाला आई से जुड़ जाएगा। मैं ऐसे वेक्टर्स नहीं ऐड कर सकता कि चलो 3 वेक्टर इस तरफ हैं और मैं इस पे इंटीग्रेशन लगा दूं, 3-4 वेक्टर ऐसे हैं, मुझे इन सारे वेक्टर्स के भी आई और जे तोड़ के आपस में जोड़ने पड़ेंगे, कि मैं सबको कंपोनेंट वाइज तोड़ूं कि आई कहाँ है सबका, जे कहाँ है सबका, और फिर जे वालों को एडिशन करूं और आई वाले को एडिशन करूं। यानी अगर मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो पहले इस वेक्टर को मेरे को जे डायरेक्शन में और आई डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे किया। उसके बाद मैंने फर्दर इसको इंटीग्रेट करूंगा, वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हमने क्या देखा, अगर अब मेरे को जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसमें मैंने डी का इंटीग्रेशन करना है, और उसके करने के लिए मैंने डी को पहले तोड़ लिया। मेरा डी आ गया के लैम्डा बाई एच माइनस आई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डी थीटा। अगर हम फर्स्ट फिगर से आए, फर्स्ट फिगर, तो फर्स्ट फिगर में हमने क्या देखा था कि मैं चाहूं तो ये जो लेंथ है इसको एंगल फॉर्म से लिख लूं। मतलब अगर मैं देखो बीटा को भी बढ़ाते जाऊं तो मेरा लेंथ बढ़ता जाएगा, यानी एक तरफ से ये जो एंगल्स हैं अल्फा और बीटा आपकी लेंथ ऑफ द चार्ज लाइन बता रहे हैं। यानी अगर मेरे को बेटा देखो फर्क तो पड़ेगा, अगर मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, फिर यहाँ से निकाल रहा हूँ, फिर यहाँ से निकाल रहा हूँ, ये सारे तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ तो मुझे बड़ा जरूरी है कि ये कहाँ तक करना है मुझे। तो अब उसके लिए रेंज कौन बताएगा? रेंज बताने का सबसे इजी तरीका क्या हुआ? एंगल। अब जरा देखो, मैं सेकंड फिगर में आया और मैंने देखा कि मैंने अपना वेरिएबल क्या चुना है, डी थीटा। मैंने सारी इक्वेशन किस में लिखी है? थीटा में। अगर मैं देखूं थीटा ऐसे जा रहा है, तो जब मैं इस पूरी, देखो बेटा हमेशा इंटीग्रेशन में लिमिट्स ऐसी चुनते हैं कि जिसमें हमारी पूरी बॉडी कवर हो जाए किसी तरह से, जिसके थ्रू हमें कुछ चीजें निकालनी है। हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी इस लाइन चार्ज से, हम थीटा को ऐसे वेरी कराएंगे कि ये पूरी बॉडी कवर कर दे, इट विल कवर द होल बॉडी, यानी थीटा विल बी फ्रॉम माइनस अल्फा टू प्लस बीटा। और ये बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। बेटा कुछ बातें अगर तुम पकड़ लोगे ना, इंटीग्रेशन हमेशा करना चाहिए ऐसे कि तुम्हारा जो जो लिमिट्स हो वो पूरी बॉडी कवर कर ले, जो भी तुम्हें निकालना हो जिसकी वजह से। अब मैं यहाँ तक आ गया, मैंने अपने डी को लिख लिया था और फिर उसको इंटीग्रेशन में डाल दिया। मैंने क्या देखा बेटा, इतना देखो मैं तुम लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर तुम्हें ये बोलूं कि साइन का इंटीग्रेशन कितना आता है तो तुम्हें पता होना चाहिए, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस साइन थीटा का आ जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे बेटा? साइन थीटा। अब सिंपली देखो बेटा, इसमें किया और मैंने वैल्यू पुटिंग कर दी। बेटा पता है ये सब में आखिरी में जो आंसर बन रहा है के लैम्डा बाई एच कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा आई साइन बीटा प्लस साइन अल्फा जे। बेटा इसमें तुम्हें बस कुछ बातें समझनी चाहिए कि जब मैं लिमिट पुट कर रहा हूँ तो तुमको इतना दिमाग लगना चाहिए कि सर ने ये चीजें यूज की हैं, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा इज सेम एज कॉस थीटा। तब तुम ये जो लिमिट्स पुट करोगे उसमें गलतियां नहीं करोगे। और हर तेज बच्चे को ये चीज कमिट टू मेमोरी होनी चाहिए, मतलब याद होनी चाहिए अच्छे तरीके से। बेटा इसका काफी इस्तेमाल होगा। अब मान लो मैं तुम्हें कुछ स्पेशल केसेस कराता हूँ, आ जाओ आगे आते हैं। फर्स्ट स्पेशल केस में हम इस एक लाइन चार्ज को इनफाइनाइट लेते हैं, लेकिन हम उसके एक एंड पे खड़े होकर एच दूरी पे, परपेंडिकुलर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। बेटा देखो अगर तुम लोगों ने सही में फॉर्मूला याद कर लिया है तो बेटा देखो फॉर्मूला तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा ये वाला। अभी तुम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था के लैम्डा बाई एच हमने एक जगह लिख लिया था, और आई में वैल्यू आई थी कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, और जे में दोनों बार ऐड हो रहा है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। बेटा देखो ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो जरूर मेरा ये जो अल्फा वाला एंगल होगा वो खिसक खिसक के यहाँ आके जीरो हो गया होगा, और जो बीटा वाला है वो ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जाके
ऐसे जाके 90 डिग्री को रीच कर गया होगा, तो मेरा अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू 90। जैसे ही मैं पुट करूंगा मेरे को पहला मिलेगा cos 90 माइनस cos 0, यानी देखो बेटा cos 90 हो गया हमारा 0, माइनस cos 0 आ गया -1, तो माइनस के लैम्डा बाई एच माइनस आई, और यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। बेटा साइन अल्फा हमारा 0 है तो साइन 0 इज 0 और साइन 90 इज 1, तो हमें यहाँ से ये रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर मैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहूँ, मतलब सिंपली अगर एक लाइन इनफाइनाइट चार्ज है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो ऐसे और ऐसे बराबर कंपोनेंट रखती है, दैट इज के लैम्डा बाई एच, के लैम्डा बाई एच। तो रिजल्टेंट जो आएगा बेटा वो आ जाएगा, अगर देखो परपेंडिकुलर रहता है तो रिजल्टेंट सिंपली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। तो अगर सेम चीज है तो बेटा √2a आ जाएगा। वही मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि ये देखो वेक्टर तुम्हारा और ये √2 टाइम्स, मतलब ये मैग्नीट्यूड तुम्हारा और ये √2 टाइम्स, क्योंकि दोनों का आई और जे कंपोनेंट सेम है। अब इसका एक और केस आता है जो हम चाहो तो गॉस लॉ से भी बाद में निकाल लेंगे, लेकिन ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। या तो वो एग्जामिनर ऐसे लिखेगा इनफाइनाइट लाइन चार्ज, मतलब तुम किसी एक एंड पे नहीं हो, तुम ऐसी जगह हो कि दोनों एंड बहुत दूर दिख रहे हैं, बहुत दूर। तो बेटा हम कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं, अगर ये बहुत दूर है तो हमेशा जैसे एक्स से कंपोनेंट इधर आया तो इधर से भी एक काउंटर कंपोनेंट होगा, तो ये दोनों का रिजल्टेंट हमेशा 20 से जाएगा। क्यों? इस वाले का ये कंपोनेंट विल बी कैंसल्ड बाई इस वाले का ये कंपोनेंट, तो सबका मतलब ये सिर्फ जे डायरेक्शन में होगा। लेकिन हम लोग इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि तुमको इनफाइनाइट केस कैसे दे सकता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ये सोचो ना, तो एक लाइन चार्ज है, तुम यहाँ पे हो, ये दोनों बहुत दूर हैं पॉइंट, तब तुम ये महसूस कर सकते हो कि ये एंगल लगभग 90 हो गया है और ये लगभग 90 हो गया है। तो चाहो तो वैल्यू पुटिंग कर दो, या तो तुम ऐसा सोच लो कि लेंथ बहुत ही बहुत बड़ी है। ये दो तरीके हैं जिसमें वो तुम्हें बताएगा कि वो इनफाइनाइट लाइन चार्ज है। देखो अगर एल काफी बड़ा भी हो जाए इससे, तो तुमको अपने आप सोचो, ऐसे सोचो एक लाइन की बहुत पास जब चले जाओगे, बहुत ही बहुत पास, तो अपने आप ये एंगल 90 हो जाएंगे। भले ये अगर हमको दिख रहा है तो फाइनाइट लेंथ है, लेकिन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये इतनी पास है कि एंगल्स 90-90 बन जाएंगे। तो ये लाइन लिखी होगी या तो ये लिखा होगा, या तो लैंग्वेज फॉर्म में ही बोल देगा कि इनफाइनाइट लाइन चार्ज से h दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। बेटा देखो अगर तुम किसी भी वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस कर रहे हो बेटा तो बहुत घाटा होगा। हमेशा ये भी फोकस करो कि मैग्नीट्यूड कितना आया और डायरेक्शन क्या हुआ। अगर ये लाइन मैंने एक्स एक्सिस पे बनाई है और सिंपल वैल्यू पुटिंग की है के लैम्डा बाई एच, हमारा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा आई प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा जे। मेरे यहाँ अल्फा बीटा दोनों 90 डिग्री निकल गए, तो कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा यानी कॉस 90 माइनस कॉस 90 इज ऑलवेज 0। बेटा कॉस 90 तो 0 ही होगा, लेकिन प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा यानी साइन 90 प्लस साइन 90 इज 2। तो हमारा फाइनल आंसर यह आ गया। अब बेटा हम ये गॉस लॉ से भी निकाल लेंगे आगे चल के, लेकिन तुम्हें इसे कमिट टू मेमोरी ही रखना है, किसी भी तरह भूलना नहीं है। अब हम लोग नेक्स्ट केस में आते हैं। देखो ये इस केस में क्या है, तुम्हें एक चार्ज्ड आर्क दिया है और इस पॉइंट पे जो सेंटर ऑफ द सर्कल है, अगर ये सर्कल पूरा बनता तो इसके सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। हमने क्या किया, कॉमन सेंस से यहाँ dq चार्ज मान लिया, इस dq से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली de। इस dq पे चार्ज कितना है बेटा, ये एक छोटा सा आर्क खुद ही है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा r, और ये एंगल हमने कितना माना है डी अल्फा। देखो ये एंगल हमने डी अल्फा माना है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी आर डी अल्फा। ये अगर लेंथ आ गई तो चार्ज कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू लेंथ, यानी लैम्डा इंटू आर डी अल्फा। तो हमें डी क्यू मिल गया। जैसे ही हमें डी क्यू मिला हम के डी क्यू बाई आर स्क्वायर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे ये वाली, और हमने ये वैल्यू पुट कर दी, डी क्यू की वैल्यू हमने पुट कर दी लैम्डा आर डी अल्फा। इससे हमारी वैल्यू यहाँ पे आके रुक गई, के
डी अल्फा लैम्डा बाई आर, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब बेटा देखो, अगर इसी इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के मैं दो कंपोनेंट ले लूँ, एक डी कॉस अल्फा और एक डी साइन अल्फा। अगर मैं यहाँ पे अल्फा को वेरी कराऊँ -θ/2 से +θ/2, तो हमेशा ऐसा होगा कि जब यहाँ पे एक कंपोनेंट है तो यहाँ पे भी एक कंपोनेंट होगा, तो ऐसे भी उससे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी। तो हमेशा ये जो डी साइन अल्फा वाले हैं, ये सिमेट्री से सोचो हमेशा अपने आप को कैंसिल कर देंगे और डी कॉस अल्फा वाले ऐड हो जाएंगे। मतलब मैं हमेशा ही देख पाऊंगा कि डी साइन अल्फा विल कैंसल आउट अगर मैं जोड़ता हूं तो। अगर मैं इनको जोड़ रहा हूं तो हमारे डी कॉस अल्फा वाले ऐड हो जाएंगे और डी साइन अल्फा वाले हमारे डी साइन अल्फा वाले इंटीग्रेट होने पे जीरो हो जाएंगे। प्लीज ध्यान दो। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ तक पहुंचा, अब मैं डीई पे आता हूँ, तो डी हमने निकाल लिया था के डी अल्फा लैम्डा बाई आर। मैंने सीधे यहाँ पुट कर दिया वैल्यूज डीई कॉस अल्फा। जब मैंने वैल्यू पुट की और कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लिया के लैम्डा बाई आर, तो मेरा सिर्फ बचा बेटा कॉस अल्फा डी अल्फा। बाकी हमने सारा बाहर निकाल लिया। अब हमने देखा कि कॉस का इंटीग्रेशन किया तो हमें साइन मिला, हमें लिमिट्स पता है -θ/2 से θ/2, और हमें पता है कि जब मैं अंदर -θ पुट करूंगा तो ये साइन बाहर आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो sin θ/2 प्लस sin θ/2 यानी 2 sin θ/2 के लैम्डा बाई आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और ये भी हमें कमिट टू मेमोरी में रखनी है। जैसे कई बार एग्जामिनेशन में वैसे पूछ देता है कि भाई बताओ, अगर ये फुल्ली चार्ज्ड सेमी सर्कल होता तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती। अगर तुम ध्यान दोगे तो यहाँ मैंने डायरेक्शन मेंशन किया है कि जे अलोंग होगा। देखो इस फिगर के हिसाब से मैं ऐसे x बोल रहा हूँ और ऐसे y, मतलब यहाँ आई और यहाँ j। तो j पे लिखने का मतलब ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये ऐसा आर्क है तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे सीधे वर्टिकली अपवर्ड जाएगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चलो वापस आते हैं। मान लो मैंने एग्जांपल दिया है क्वेश्चन का कि अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो ड्यू टू सेमी सर्कुलर आर्क और वो चार्ज है, तब तुमको कुछ नहीं करना होता बेटा। तुम यहाँ आते 2k लैम्डा बाई आर लिखते और अपना जो थीटा है उसको ध्यान से देखते। बेटा हमारा थीटा पहुंच गया, बेटा देखो हमारा थीटा पहुंच गया 180 डिग्री। तो साइन 180, देखो ना पूरे इसका देखो, यहाँ से यहाँ देखो, हमने हमने जब माना है तो -θ/2 और इधर θ/2, तो हमारा टोटल थीटा कितना हो गया बेटा, टोटल एंगल कितना हो गया। अगर ये -θ/2 है और ये θ/2 है तो हमारा टोटल एंगल हो गया थीटा। तो हमारा जब वैल्यू पुटिंग करेंगे बेटा तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, सेमी सर्कुलर के लिए थीटा की वैल्यू विल बी पाई या 180 डिग्री। तो साइन 180/2 यानी साइन 90 यानी 1, यहाँ से 1 मिला और हमारा आंसर आ जाएगा 2k लैम्डा बाई आर, 2k लैम्डा बाई आर वर्टिकली अपवर्ड। बेटा इसी के बाद हम लोग नेक्स्ट केस पे आते हैं और ये सारी वैल्यू हमें याद रखनी है बेटा, प्लीज अच्छे से नोट कर लेना। जिस 2k लैम्डा बाई आर साइन θ/2। और जहां बेटा मैंने हर जगह जहां k यूज किया है, k सिंपल सा टर्म है, हर एक में मैं पहले से बता देता हूँ आपको कि अगर आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि आगे चल के k को डायरेक्टरी कांस्टेंट भी यूज किया जाएगा कि आप लोग के लिए सिंपली 1/4 पाई। हाँ ये है। अब हम नेक्स्ट केस पे आते हैं। बेटा ये केस क्या शो करता है, ये केस की इंपॉर्टेंस एनसीईआरटी वाइज भी है यानी बोर्ड के लिए भी है और जेई वाइज भी है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन के पैटर्न में चेंज कर देंगे। देखो एक सेमी सर्कुलर सॉरी सर्कुलर रिंग दी है और उसके एक्सिस पे एक्स दूरी पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो इसकी जो रेडियस है वो आर है और ये एक्स, सेंटर ऑफ द एक्सिस से यहाँ तक की दूरी है। बेटा इस आर को ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिख जाएगा, तो ये एंगल तो 90 ही बनेगा,
तो आर विल बी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। चलो ठीक है। अब इसमें भी वही लॉजिक है कि देखो, मेरा कूलम्ब्स लॉ कभी भी बॉडी के लिए डिफाइन नहीं होता कि मैं बोलूँ रिंग चार्ज से एक्सिस पे इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यही लगाना है तुमको, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और ये वेक्टर वाइज लगेगा, मतलब मैं डी क्यू पे आऊंगा और मैं देखूंगा यहाँ पे उसने मुझे डीई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के दिया ऐसे। और इसके मैग्नीट्यूड के लिए मुझे सिर्फ क्या लेना है, के और डी क्यू, तो डी क्यू रहेगा। और आर स्क्वायर की जगह मुझे ये पुट करना है, मतलब मुझे मिलता के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। मैं इससे यहाँ पे आके दो कंपोनेंट निकालता, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। और कॉमन सेंस से बेटा देखो, हर एक के पास एक ऐसा कंपोनेंट होता, एक और डी होता काउंटर में डायमेट्रिकली अपोजिट। और ये वाला जब मैं निकालता तो इसका भी डी साइन थीटा होता। तो डी साइन थीटा बेटा देखो, ध्यान से देखो, ये सारे अपने आप को कैंसिल करेंगे और डी कॉस थीटा सारा ऐड हो जाएगा। तो चलो मैं डी कॉस थीटा निकाल लेता हूँ। डी मैंने जस्ट निकाला था, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और डी कॉस थीटा आ जाएगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। और इस ट्रायंगल में अगर आप कॉस थीटा देखोगे तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज। हम यहाँ तक आ गए, यानी के डी क्यू बाई आर क्यूब इंटू एक्स। अब मेरी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ डी कॉस थीटा जोड़ने से आ जाएगी, और वो भी आई के लॉन्ग होगी। याद रखना बेटा, हमेशा वेक्टर में ये ध्यान दो कि डायरेक्शन कहाँ है। और जैसे ही मैंने इंटीग्रेट किया बेटा, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल था डी क्यू। बेटा अगर मैं डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू जोड़ूंगा तो मुझे पूरा चार्ज क्यू मिल जाएगा जो रिंग के ऊपर है। और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा कि एक्स क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बेटा आप सबको ये याद होना चाहिए। अब देखो, जब बोर्ड में आएगा तो वो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा। जब हल्का सा इजी वाले जेई वाले टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ बनती है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता तो लग गई कि किसको वेरी कराने से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। अगर मैं एक्स डिस्टेंस वेरी कराऊं, मतलब मैं अगर अलग अलग जगहों पे जाऊंगा तो मुझे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। सेंटर पे जब मैं पहुंचूंगा तो मुझे सब बराबर ढकेलेंगे, तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी ही चाहिए। इन्फिनिटी पे भी जीरो होगी। तो चलो इसका ग्राफ देखते हैं कैसे बनेगा। मैं क्या देखता हूँ कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो है, और फिर इन्फिनिटी पे तो जीरो हमेशा होती है। जब x इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। यानी कहीं पे तो बीच में इसको, किसी एक दूरी पे इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा। वैसे अब बेटा ये एसिम्प्टोटिक रहेगा, कभी टच नहीं करेगा इसको, ठीक है। अब मुझे वो दूरी निकालनी है जहां पे ये मैक्सिमम है। वैसे बच्चों को याद होता है, लेकिन चलो हम कैसे कर सकते हैं। हम सिंपली डी बाई डी एक्स को जीरो पुट करेंगे बेटा। अगर हमें किसी भी चीज का मैक्सिमा निकालना है, हमें किसका मैक्सिमा निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जिस वेरिएबल में वो चेंज हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जीरो करते हैं, तो हमें वो वेरिएबल मिल जाता है जिसके रिस्पेक्ट में वो चेंज हो रहा है। यानी इससे हमें मिल जाएगा एक्स बाई एक्स इक्वल टू आर बाई रूट टू। और फिर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को उस फॉर्मूले में पुट करूंगा, मतलब एक्स को उस फॉर्मूले में पुट करूंगा, के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। जब इस एक्स को यहाँ डालोगे तब जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो मैक्सिमम होगी। तो कई बार आप चाहो तो सिमेट्री के लिए आप एक ग्राफ भी बना सकते हो बेटा। देखो, अच्छा मैं मान रहा हूँ कि जब अगर मैं एक कूलम्ब को यहाँ रखता हूँ तो वो राइट हैंड साइड धक्का लगेगा। उसी तरह जब मैं एक कूलम्ब को यहाँ रखूंगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे लेफ्ट हैंड साइड धक्का देगा। तो सिमेट्री के हिसाब से ये नीचे जाके ऐसे बनेगा। रुको एक सेकंड, नीचे जाके ऐसे बनेगा, मतलब इसका जस्ट इस लाइन के अबाउट आप बेटा मिरर इमेज लेके उल्टा कर देना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा। फिर अगर मान लो उनको और अच्छा क्वेश्चन बनाना तो क्या करेंगे, इसी को क्लास 11 से कनेक्ट कर देंगे। कैसे, वो बोलेंगे कि भाई ऐसा मान लो कि ये डिस्टेंस आर बहुत बड़ा है और जो एक्स है वो बहुत ही बहुत
बहुत ही बहुत छोटा है आर के रिस्पेक्ट में। और फिर यहाँ पे मैं एक -1 कूलम चार्ज रख देता हूँ। अब तुम्हें तो पता है कि फोर्स जो होता है वो Q इंटू ई होता है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते इसीलिए हैं कि सिस्टम की वजह से फोर्स निकाल सकें। अगर मैं यहाँ पे -1 कूलम रख दूं तो जो मेरा फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट उल्टा है। अगर आप इस फॉर्मूले में एक चीज ऑब्जर्व कर पाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अलोंग प्लस साइन थी, मतलब अलोंग द एक्सिस ही होगी। उसी तरह से -1 कूलम पे जो फोर्स लगेगा वो अंदर की तरफ लगेगा और Q इंटू ई लगेगा। Q तो -1 है ही, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे पता है। तो जो फोर्स आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, के क्यू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और माइनस साइन शो कर रहा है कि वो उसको फिर से यहाँ बुलाना चाहेगा, कहाँ पे, मीन पोजिशन पे। बेटा अगर कोई किसी -1 कूलम को लगातार खींचेगा तो वो तो और आगे निकल जाएगा, रुकेगा क्यों यहाँ पे। यहाँ पे फोर्स इक्विलिब्रियम तो है, बट बॉडी तब तक एक काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुकी है, फिर वो आगे चली जाएगी। तो -1 इधर पहुंच जाएगा। फिर वो जब आगे जाना शुरू करेगा, ये जो प्लस चार्ज है फिर इसको खींचेगा बेटा, वापस वापस बुलाएगा। और इस तरह से ये ऑसिलेशन करता है। लेकिन अगर हम इसमें एक स्पेशल केस ले लें कि x इज वेरी 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 स्मॉल एज कम्पेयर टू r, तब तुम ध्यान से इस फोर्स की इक्वेशन को देखोगे तो बेटा हमें मिलेगा -k/q, x रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज सेम एज आर स्क्वायर, क्योंकि एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल। अब इस केस में हम मान लेंगे नीचे है आर स्क्वायर की पावर 3/2, यानी सिंपली आर क्यूब, यानी -k/q/r³ इंटू एक्स। ये हमारा फोर्स आ गया। अगर हम इससे एक्सेलरेशन निकाल लें तो फोर्स बाई मास आ जाएगा, यानी -k/q/r³ इंटू मास किसका, इस एक कूलम का, इंटू एक्स। अगर मैं इसको एक्सेलरेशन इक्वल टू -ω² से कंपेयर करूं तो मेरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी बेटा √k/r³ इंटू m। बेटा एक दो बार कुछ सिली कैलकुलेशन देख लेना, मैं ध्यान नहीं देता हूँ कई बार। हाँ, हमने क्या देखा कि अगर हमसे जब जेईई मेंस में क्वेश्चन आएगा तो वो थोड़ा सा तो वेरिएशन देगा, कभी ग्राफ दे देगा, बोले बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मैक्सिमम होगी, लोकेशन पूछ लेगा, या ई मैक्स की वैल्यू पूछ लेगा, या तो फिर वो आपसे ऐसे पूछेगा कि एक छोटा सा चार्ज -1 कूलम एक्सेस पे रखा हुआ है, उसका गिवन मास m है, और वो ऑसिलेशन कर रहा है, टाइम पीरियड निकालो इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल देन r। और तब बेटा सही में ऑसिलेशन होगा। यानी देखो उसने 12th की थ्योरी को 11 से कनेक्ट किया। बेटा देखो अभी कुछ बच्चे 12th तक पहुंच गए हैं जो ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे, उनके मन में बार बार ये बात आती है कि सर आईआईटी निकलेगा कि नहीं, या सर मेरी तैयारी कैसी चल रही है। बेटा इसका जवाब मुझे भी नहीं पता और आपको भी नहीं पता इस समय। आप जैसे इस प्रोसेस को एंजॉय करोगे, ये अपने आप रिजल्ट को चेंज कर देगा। अगर आप प्रोसेस को आज 1 डे एट ए टाइम और अपने टारगेट से आप बात कर रहे हो कि आज का टारगेट कितना है, तो अपने आप वो अचीवेबल है। बेटा देखो एक सिंपल सी बात समझो, किसी को किसी का पोटेंशियल नहीं पता रहता है। पता है हम लोग काफी चीजें ना पास्ट में जाके भी सीख सकते हैं। जब कई बार, जैसे एग्जांपल बताता हूँ, एक बार कॉलेज में मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि सर मेरे को फ्यूचर नहीं दिख रहा, 3 महीने बाद क्या होगा। तो मेरे सीनियर ये मतलब ऐसे कुछ बोलते हुए चले गए कि मतलब पहले तो मुझे लगा कि इस लाइन का मतलब क्या है, लेकिन जब वो चले गए और मैंने थोड़ा कॉन्टेम्पलेट किया तो मुझे समझ आया वो क्या बोलना चाहते थे। मैं ऐसी ही बात में परेशान था कि पोटेंशियल क्या है सर मेरा, मैं कहाँ तक जाऊंगा, क्या होगा। वो लाइंस थी, दर्द कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, भीख जहां तक भाला जाए, तू भी है राणा का वंशज। मतलब मैं फिर से रिपीट करता हूँ बेटा, दर्द कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। मतलब जब तक तुम भाला फेंकोगे नहीं तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हारा पोटेंशियल क्या है।
और जो बच्चा डेली प्रैक्टिस करता है उसका पोटेंशियल बढ़ता रहता है। बेटा इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की और वीडियोस आएंगी, तो हम उसमें बात करेंगे बेटा फर्दर। ओके बेटा, चलो आज की क्लास क्लोज करते हैं।